हम लोगों ने अपने स्क्रीन पर, है ना, ब्रीदिंग तक पढ़ रखा है ना, ब्रीदिंग तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। ब्रीदिंग तक आपको समझ में आ गया था। उसके बाद फिर था हमारा कि हम लोग आखिर सांस लेते कैसे, है ना, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कैसे करता है। आपके टॉपिक का ही नाम है हाउ डू वी ब्रीथ, हाउ डू वी ब्रीथ, यानी कि हम लोग सांस लेते कैसे हैं और सांस को छोड़ते कैसे हैं। और हमने कहा था कि इस चीज़ को हम लोग समझेंगे बोर्ड पे, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए आप इस चीज़ को समझ तो जाएंगे लेकिन उतना अच्छा आपका क्लियरिटी नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्ट उतना अच्छा से बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको बोर्ड पे बना के प्रैक्टिकली, यानी कि थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से आप इसको देख लें, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, कोई डाउट इसमें। चलिए, तो डायग्राम आपके बुक का ही लिया हुआ है, सारा कुछ आपके इसमें जो मेंशन किया गया है हर चीज़ आपके बुक का है, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर कोई इंसान सांस लेता कैसे है ना। जो तरीका सांस लेने का इसमें है वो तरीका हमारे कुछ एनिमल है उसमें है, लेकिन कुछ है, सभी में नहीं। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें कि सांस लेने का जो प्रोसेस है वो ह्यूमन बींग से मिलता जुलता है। हर एक का नहीं बात कर रहे हैं हम, क्योंकि फिश का तरीका अलग है ना, और भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं, लिविंग थिंग्स हैं जिनका कि सांस लेने का तरीका और सांस छोड़ने का तरीका अलग अलग है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं जिनका कि तरीका हमारे ह्यूमन बींग से मिलता जुलता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गाय का, भैंस का, बकरी का, हाथी का, ऊँट का, है ना। तो वो सारा चीज़ हमारे तरीके को वो फॉलो करते हैं या फिर उनके तरीकों को हम फॉलो करते हैं, आप जो कह लीजिए, है ना। चलिए, तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोग किस प्रकार से सांस लेने का काम करते हैं और सांस छोड़ने का काम करते हैं, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से। शुरू किया जाए, चलिए देखा जाए। यहाँ पे जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहला हमारा जो हवा है, यानी कि जो एयर है, अच्छा हम लोग सांस क्या ले रहे होते हैं, एयर लेते हैं ना, और एयर में ही हमारा ऑक्सीजन मौजूद रहता है। इस चीज़ को आप मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि हम लोग एयर ले रहे होते हैं, और एयर लेने के दौरान ही हमारे बॉडी में क्या आ रहा होता है, ऑक्सीजन आ रहा होता है। तो हम लोग क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, है ना। एयर में ही हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और एयर जो है ना अलग अलग गैस का मिक्सचर है, यानी कि एयर में आपको अलग अलग प्रकार के गैस मिलेंगे। जैसे एयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा। तो क्या हम लोग इन सारे को अंदर लेते हैं क्या, नहीं। हमारा बॉडी नेचर के द्वारा इस प्रकार से बनाया गया है कि हमारे बॉडी को उस समय पे सांस लेने वक्त केवल और केवल ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो हमारे बॉडी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी जो अदर गैसेस है उसको बाहर निकाल देता है ना। ये आपको समझ में आ रहा है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अब इस पे आते हैं। तो आपको मालूम है कि यदि हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग नाक से सांस लेते हैं, है ना। तो नाक को साइंस में कहा जाता है नॉस्ट्रिल। क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रिल। हालांकि हम लोग तो ऐसे पढ़ते हैं नोज, नोज मतलब नाक, लेकिन साइंस के फील्ड में नाक को नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा होता है नॉस्ट्रिल, ये वाला पार्ट हमारा, यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है हमारा नॉस्ट्रिल का। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नॉस्ट्रिल होता है। नॉस्ट्रिल का मतलब क्या होता है, नाक। साइंस में हम लोग इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। समझ में आ रहा बात। तो हम लोग सांस लेते हैं अपने नॉस्ट्रिल से, यानी कि नाक से। और आपके नाक में दो चीज प्रेजेंट होता है, आपके नाक में दो चीज प्रेजेंट होता है। सबसे पहला हेयर, बाल है आपके नाक में, बाल। आपने कभी गौर किया है इस चीज को, हाँ। वो जो बाल होता है वो क्यों दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है क्या, नहीं उसका, हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारा जो बॉडी बनाया गया है ना नेचर के द्वारा, बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। कोई भी चीज़ फालतू हमारे बॉडी में नहीं है, और कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा भी नहीं है, हर चीज़ लिमिटेड है ना। तो हमारे नाक में जो बाल है, जो हेयर है, वो क्या करता है, जब भी हम लोग सांस लेते हैं ना तो हम लोगों के बॉडी के अंदर आ रहा होता है धूल भी, मिट्टी भी आ रहा होता है, बालू भी आ रहा होता है उड़ के। तो हमारा नाक में जो बाल है वो क्या करता है, उसको वहीं पर रोक देता है। और रोकने के कारण क्या हुआ, हमारे नाक में धूल, मिट्टी, बालू जो भी था, जो भी गंद था, वो वहीं पर आ गया। उसके साथ ही साथ एक और चीज पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं,
म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस आपके उस सबस्टांस को जो कि हेयर के द्वारा रोक दिया गया है, धूल को, मिट्टी को, बालू को, जो भी था उसको जो रोक दिया गया है, उस मिट्टी को, धूल को, बालू को आप जो कह लीजिए, है ना, उसको म्यूकस लिक्विड प्रोवाइड करता है, यानी कि एक लिक्विड मीडियम उसको देता है, पानी के जैसा कुछ। और जब हम लोग, अच्छा एक बात बताइए पहले, जब हम लोग, आटा क्या होता है, आटा सूखा होता है, जब आटे में हम लोग पानी मिलाते हैं तो आटा कैसा हो जाता है, गीला हो जाता है, गीला हो जाता है ना। उसी प्रकार से जब आपके नाक ने उस सारे धूल, मिट्टी, बालू, जो भी आप कह लीजिए, उनको जब उन्होंने नाक में रोक के वहीं पे रख लिया तो अभी सूखा है, वो पानी देने का काम कौन कर रहा है उसको, म्यूकस। म्यूकस एक ग्लैंड होता है छोटा सा, आपके नाक में एक बॉडी का हिस्सा ही है वो भी है, तो उसको लिक्विड प्रोवाइड करता है। और जब उसको लिक्विड प्रोवाइड करेगा तो वो जो नाक में आपका गंदगी था वो कैसा बन जाएगा, अब गीला बन जाएगा। इसीलिए ना जब हम लोग अपने नाक को साफ करते हैं तो कुछ गीला जैसा निकलता है, गंदगी, है ना। तो वो कैसे हुआ, सबसे पहली बात तो आपके बाल ने उसको वहीं पे रोक दिया, धूल मिट्टी को जो भी था, वो सूखा है, अभी फिलहाल ड्राई है, सूखा है। और लिक्विड प्रोवाइड करने का काम कौन कर दिया, म्यूकस कर दिया, तो वो हो जाता है हमारा गीला, चिपचिपा टाइप का हो जाता है। और जब हम लोग नाक साफ करते हैं तो हमको मालूम चलता है कि ये तो गीला ही है, चिपचिपाई टाइप का ही निकलता है हमारा गंदगी नाक से, है ना। अब जब हमारा पूरा जो गंदगी था वो नाक में ही जमा हो गया है, तो अंदर केवल क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। तो ऑक्सीजन किसके द्वारा गया, नाक के द्वारा गया। और ये तो हमारा नॉस्ट्रिल हो गया। अब जब हमारा नाक से अंदर हवा जाएगा, ऑक्सीजन जब जाएगा तो वो होते हुए जाएगा नसल पैसेज से। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, जो रास्ता दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं नसल पैसेज। पैसेज क्यों कहते हैं, पैसेज का मतलब होता है रास्ता, नसल का मतलब आपके साथ क्या समझेंगे, नाक का रास्ता, नोज का रास्ता, समझ रहे बात को। तो नाक से हमारा जो एक रास्ता गया हुआ है नीचे, उसी को हम लोग कहते हैं नसल पैसेज। तो सबसे पहले आपका ऑक्सीजन कहाँ पे आया, नाक में आया। नाक के बाद वो किसके थ्रू अंदर जाएगा, नसल पैसेज के थ्रू जाएगा, रास्ते से होते होते वो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां से हमारा फिर ऑक्सीजन जो था वो पूरी तरीके से प्योर होके, प्योरीफाई होके, उसमें जो भी धूल, मिट्टी, गंध था, जो भी था, वो नाक में ही रह गया। उसके बाद प्योर ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, धीरे 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 आते 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 उसका सबसे पहले सामना होगा फेरिक्स से। फेरिक्स ये वाला हिस्सा होता है हमारा, अभी आप लोगों का नहीं आया होगा, है ना। यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा उठा वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसी के आसपास के एरिया को हम लोग कहते हैं फेरिक्स, इसी के सराउंडिंग वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं फेरिक्स। अभी आपको उम्र नहीं हुआ है, समझ रहे बात को, तो अभी आपका नहीं आया होगा। तो वहीं से हमारा जो ऑक्सीजन है वो पास होते होते पहले फेरिक्स में आता है, फेरिक्स से होते होते धीरे धीरे नीचे 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 आते आते वो हमारा आता है ट्रेकिया में। किस में आता है, ट्रेकिया में। और इसको आप थोड़ा सा महसूस कीजिए, क्या इस प्रकार का बना हुआ है, आपके गले में है बना हुआ इस प्रकार का हड्डी टाइप का, एक 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 ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे बना होगा, महसूस कर पा रहे हैं आप, हाँ है, बिल्कुल है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। और ट्रेकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। क्या नाम है, विंड पाइप। आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं विंड पाइप। ट्रेकिया को ही हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप क्यों कहते हैं, विंड का मतलब हो गया क्या, हवा, और पाइप का मतलब तो आपको मालूम है, रास्ता आप कह लीजिए, पाइप का मतलब, यहाँ पे पाइप का मतलब रास्ता कह लीजिए, है ना। तो जिस रास्ते से हमारा हवा जाए उसको हम लोग कहेंगे विंड पाइप। यहाँ तक में कोई डाउट। अब हमारा हवा कहाँ तक पहुँच चुका, हमारा जो ऑक्सीजन था, जो हमारा हवा था, जो एयर था आप कह लीजिए, वो यहाँ तक पहुँच चुका। अच्छा, अब बहुत बार हम लोगों को कहा जाता है कि बेटा मुंह से सांस मत लो, मुंह से सांस मत लो। हालांकि मुंह से भी हम लोग सांस लेते हैं, जैसे नाक बंद कर दिया जाए तो बहुत समय तक हम लोग मुंह से सांस लेने के कारण भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम लोगों को हमेशा क्या कहा जाता है, बड़ों के द्वारा, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी सब क्या कहते हैं कि बेटा मुंह से सांस मत लो। क्यों कहते हैं ऐसा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि मुंह से यदि आप सांस लेंगे तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन तो आएगा, लेकिन जरा सा भी वहां पे फिल्टर का काम नहीं हो पाएगा। तो आपके फिल्टर का काम कैसे होगा, क्या आपके माउथ में बाल है क्या, नहीं है, म्यूकस में बाल है क्या, सॉरी आपके माउथ में म्यूकस है क्या, नहीं है, समझ रहे बात को। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि बेटा
मुंह से सांस मत लो, क्योंकि यदि मुंह से आप सांस लेंगे ना तो ऑक्सीजन के साथ साथ आपके बॉडी में धूल मिट्टी ये सब भी आ सकता है, जो कि आपके लंग्स को खराब कर सकता है। इसीलिए हमेशा हमको मुंह बंद करना चाहिए, मुंह से कभी भी सांस नहीं लेना चाहिए। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन हाँ, आपको लग रहा होगा कि सर मुंह से सांस लेंगे तो उसका रास्ता अलग होगा, नाक से सांस लेंगे तो उसका रास्ता अलग होगा। नहीं, रास्ता अलग नहीं है, दोनों आपस में लास्ट में जाके एक ही जगह मिल जाना है। देखो इधर से ये इस ऑरल कैविटी, ऑरल कैविटी का मतलब क्या होता है? ऑरल कैविटी का मतलब हो गया माउथ वाला रास्ता। किससे? माउथ वाला रास्ता। अच्छा, आप कभी सुने होंगे ऑरल, ऑरल का मतलब क्या होता है? माउथ, है ना? साइंस में ऑरल का मतलब, हाँ, मुंह से बोलना, मुंह से रिलेटेड है यहाँ पे। ऑरल कैविटी का मतलब हो गया ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, जैसे आपने यहाँ पे क्या कहा, नसल पैसेज का, उसी प्रकार से हमारा हो गया जब आप मुंह से सांस लेंगे तो मुंह से जब हमारा सांस अंदर जाएगा तो रास्ते से होके जाएगा ना, उसको हम लोग कहेंगे ऑरल कैविटी। समझ रहे बात को? मुंह से रिलेटेड होता है उसमें ओरल लगता है। हाँ, ऑरल लगता है, माउथ से मतलब ही आपको समझना है ऑरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो दोनों रास्ता, चाहे नाक से आप सांस लें चाहे आप माउथ से सांस लें, दोनों का रास्ता बाद में एक ही हो जाता है, मिल जाता है आपस में जाल के। देखिए मिल गया ना, यहाँ पे मिल गया। चलिए ध्यान इधर। उसके बाद अब यहाँ पे आपने क्या समझा कि पूरी तरीके से हमारा जो था ऑक्सीजन ट्रेकिया तक पहुँच गया, है ना, यानी कि विंड पाइप तक यहाँ तक पहुँच गया है। अब आगे देखते हैं फिर। अब जब हमारा विंड यानी कि जब हमारा ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे पहुँच जाता है तो वो दो अलग अलग हिस्सों में बदल जाता है, दो अलग अलग पार्ट में वो चला जाता है, एक इधर और एक इधर, लेफ्ट लंग और राइट लंग। समझ में आ रहा बात? लंग का मतलब ही हो गया ये वाला आपका हिस्सा, ये और ये। ठीक है, इन दोनों में आपका वो बदल जाता है, बदलता नहीं है मतलब कि थोड़ा सा इधर चला जाएगा थोड़ा सा इधर चला जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है ना? अब जाने के बाद क्या होता है देखिए ध्यान से, थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। हाँ, लंग्स तो आपने समझ लिया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। देखिए जो इधर होगा वही चीज़ इधर भी होगा। हर एक चीज़ों को यहाँ पे नहीं बनाया गया है ताकि जो आपका पिक्चर है वो साफ सुथरा देखने में लगे, है ना। हर एक चीज़ों को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि ये जो आप ब्लू ब्लू ऐसा देख रहे हैं ना, वो इधर भी होता है, लेकिन इधर बना देते थे। यदि इधर हम बना देते तो थोड़ा सा गंदा लगता देखने में, है ना, लेकिन जो इधर होगा वही चीज़ इधर भी होगा। अब आगे देखिए क्या पे होता क्या है। हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, दो अलग अलग हिस्सों में बट गया। ये जो आपको झिल्ली झिल्ली टाइप का दिख रहा है ना, पेड़ के जड़ जैसा, ये सब चीज यही हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। कहाँ तक? सेल तक। सेल तक, हर एक बॉडी के जो छोटे छोटे पार्ट है ना, सेल तक, वहां तक पहुंचाने का काम करेगा कौन? यही वाला छोटा छोटा झिल्ली हमारा पहुंचाने का काम करता है। लेकिन किसके थ्रू करेगा? ब्लड के थ्रू। ये सब जो होता है ना हमारा, जो रेड वाला आपको दिख रहा है, ये रेड वाला इधर भी होता है। ऐसा बात नहीं कि केवल इधर ही होगा, इधर भी होगा। तो जो रेड आपको दिख रहा है ना, ये पूरी तरीके से ब्लड से भरा हुआ होता है, और उसी ब्लड में हमारा ऑक्सीजन जाके मिल जाता है, और वो ब्लड हमारा कहाँ जाता है? सेल तक जाता है। और सेल तक पहुंचने के बाद ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर निकाल के सेल में दे देता है कि लो भाई तुम्हारा ऑक्सीजन आ गया है, तुम इसका इस्तेमाल करो अब, है ना। और वो अपना इस्तेमाल कर लेता है सेल, और उधर से ब्लड क्या लेके आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। कहाँ तक? यहीं तक। जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ तक आ जाएगा। समझिएगा इस चीज को, पूरे फंक्शन को समझिए इस पर दोबारा। हमारा ऑक्सीजन यहाँ तक आ गया, आने के बाद हमारा दो अलग अलग हिस्सों में बट गया, है ना। कुछ इधर आ जाएगा ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। और ये जो आपको यहाँ पे झिल्ली टाइप का दिख रहा है पेड़ के जड़ जैसा, ये पूरी तरीके से ब्लड से भरा हुआ होता है। उसी ब्लड में जाके हमारा मिल जाता है क्या? ऑक्सीजन। और ब्लड धीरे 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 होते 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 कहाँ जाएगा? सेल तक जाएगा। और सेल के पास जैसे वो पहुंचेगा, सेल को कहेगा कि लो भाई तुम्हारा ऑक्सीजन आ गया है, तुम इसका इस्तेमाल कर लो अपना। तो सेल को ये क्या देगा? ब्लड ऑक्सीजन देगा, और बदले में क्या ले लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो जिस रास्ते से ब्लड हमारा गया था ऑक्सीजन को लेकर, उसी रास्ते से ब्लड क्या लेकर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा। कहाँ तक? यहाँ लाल वाले तक। लाल वाले तक जब लेकर आएगा, उसके बाद फिर लाल वाले से इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऐसे होते 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 नाक से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। मतलब कि जो रास्ता हमारा ऑक्सीजन का आने का था, वही रास्ता हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलने का है।
क्या आपने कभी गौर किया है कि आप सांस लेते हैं नाक से लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से निकलता है? ऐसा नहीं होता है। जिस रास्ते से आपने सांस लिया है उसी रास्ते से यानी कि जिस रास्ते से आपने ऑक्सीजन लिया है उसी रास्ते से आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। चलिए, यहां तक में कोई डाउट है तो फटाक से पूछिए। समझ में आ गया बात? तो ऑक्सीजन का सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। जिस रास्ते से ऑक्सीजन गया था उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते फिर आगे क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे। लंग्स तो आपको समझ में आ गया। ये है रिब, इसको हम लोग रिब केज भी कहते हैं। रिब केज का मतलब होता है कि ये जो आपको हड्डी दिख रहा है ना, अच्छा आप कभी अपने यहाँ पे गौर कीजिए, हड्डी है वो हमारा क्या कहलाएगा? रिब केज कहलाएगा। आप यहाँ पे रिब कह लीजिए। रिब का मतलब हो गया ये हड्डी, और केज का मतलब क्या होता है? पिंजड़ा, है ना। हड्डी का पिंजड़ा जैसा है ये, मतलब कि एक बिल्कुल एकदम पिंजड़े के जैसा बना हुआ है। पिंजड़ा जैसे हम लोग तोता को रखते हैं ना अपने पिंजड़े में, उसी प्रकार से ये हमारा बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं रिब केज। समझ में आ रहा है बात? हाँ बिल्कुल सही बात है, समझ रहे बात को। तो जैसे आप जू में कभी घूमने जाएंगे ना तो उसमें लिखा रहेगा केज नंबर 1, केज नंबर 2, केज नंबर 3, मतलब क्या? पिंजड़ा नंबर 1, पिंजड़ा नंबर 2, पिंजड़ा नंबर 3, इस प्रकार से लिखा रहता है। तो ये हमारा पिंजड़ा के जैसा ही तो बना हुआ है, जैसे आप इसको कभी गौर कीजिए। लेकिन ये है क्यों? ये है क्यों? ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान ऐसे आया और ऐसे मार दिया, आपको दर्द तो महसूस होगा लेकिन आपके लंग पे उतना कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो हड्डी था उन्होंने पहले ही रोक लिया। और यदि ज़्यादा फोर्स के साथ मारेगा, ज़्यादा जोर से मारेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आपका हड्डी टूट जाए, लेकिन फिर भी आपका लंग्स जो है वो सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डी बनाया गया है नेचर के द्वारा, हम लोग नहीं बनाते हैं। समझ में आ रहा है बात? चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए, अब जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझना था वो आपको समझना है कि सांस हम लोग कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं। आपने तो समझ तो लिया कैसे लेते हैं कैसे छोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या क्या होता है और अलग अलग चीज़, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और इसके बारे में जब हम लोग जानेंगे ना तो पूरी तरीके से हम लोग जान जाएंगे कि आखिर ये डायफ्राम का फंक्शन क्या है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायफ्राम, देख रहे हैं ना। तो ये डायफ्राम का क्या फंक्शन है? चलिए, मेरे बॉडी के मूवमेंट को आप देखिएगा और आप भी इस चीज को अपने क्लास में यहाँ पे बैठ के कीजिए अभी, है ना। देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक बार लंबा सांस लीजिए, लंबा आपने सांस लिया। एक बार फिर से, जब आपने लंबा सांस लिया तो आपने क्या गौर किया? आपने गौर किया कि ये जो आपका चेस्ट था ये फूल गया। फिर से एक बार नॉर्मल हो जाइए, पहले नॉर्मल हो जाइए एकदम आराम से, नॉर्मल एकदम। उसके बाद सांस लीजिए। क्या ये चेस्ट आपका फैल रहा है? फैल रहा है ना। तो यहां से आपने क्या सीखा? यहां से आपने ये सीखा कि जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो उस समय पे हमारा जो चेस्ट है यानी कि जो हमारा छाती है वो फैलता है। और ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम मेनली क्या है? ये मसल्स का बना हुआ होता है ना। एक सीट है जो कि हमारे चेस्ट के नीचे होता है। जब आप सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम जो है ना हमारा नीचे जाता है। आप एक बार सांस लीजिए, आपको दो चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगा। आपका चेस्ट तो फूलेगा ही फूलेगा, साथ ही साथ जब आप सांस लेंगे तो आपका जो डायफ्राम होगा वो नीचे जाएगा। आपको ऐसा दिखेगा तो नहीं, लेकिन आपके शरीर में महसूस ऐसा आप कर सकते हैं। एक बार से देखिए, यदि हम सांस ले रहे हैं इसका मतलब है कि मेरा चेस्ट फूलेगा और मेरा डायफ्राम जो है ये वाला जो मसल है हमारा ये नीचे जाएगा। ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। लेकिन जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो जो हमारा चेस्ट फूला हुआ था वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और जो हमारा डायफ्राम जो नीचे गया हुआ था वो ऊपर आ जाएगा, है ना। आपके एनसीईआरटी बुक में ये चीज दर्शाया भी गया है। देखिए ये वाले पेज में अब मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाला देखिए, है ना। पेज नंबर है आपका 113, देख लीजिए। इसमें इन दोनों में वही दिखाया गया है। पहले वाले में ये दिखाया गया है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो चेस्ट है वो फूलता है और डायफ्राम आपका नीचे जाता है। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट आपका पिचक जाता है, यानी कि अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जो फूला हुआ था वो पिचक जाता है और जो डायफ्राम आपका नीचे गया हुआ था वो ऊपर आ जाता है।
ये हमारा फंक्शन है डायफ्राम का। समझ में आ गया बात? चलिए, तो ये था हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी किस प्रकार से हम लोग सांस लेने का और सांस छोड़ने का काम करते हैं, और ये डायफ्राम हमारा कब कैसे फंक्शन करता है ये आपने यहाँ पे सीख लिया। और कोई डाउट होगा इसमें? तो यदि एग्जाम में आ जाए कि किस प्रकार से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम पूरा बता देना है, लाइन बाय लाइन। इसमें रटने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, है ना। जैसे आपके बुक में क्या दिया हुआ है इन सभी के बारे में, ये दिया हुआ है कि बताइए कि नॉस्ट्रिल क्या करता है। तो भाई नॉस्ट्रिल सांस लेने में मदद करता है, और नॉस्ट्रिल में दो चीज पाया जाएगा, पहला हेयर और दूसरा म्यूकस। हेयर जो भी गंदगी होगा एयर में उसको वहीं पर रोक देगा, म्यूकस उसको लिक्विड प्रोवाइड करके चिपचिपा बना देगा, जिसको हम लोग जब नाक साफ करते हैं तो बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, पूरी तरीके से फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद हमारा ये नसल पैसेज, नसल पैसेज क्या है, जिस रास्ते से हमारा ऑक्सीजन आएगा नाक के थ्रू होगे, वही रास्ता हमारा कहलाता है नसल पैसेज। वो होते होते इस प्रकार से हमारा यहाँ फेरिक्स में जाएगा, फेरिक्स के बाद हमारा ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया को हम लोग कहते हैं विंड पाइप कहते हैं ट्रेकिया को ही, है ना। उसके बाद फिर हमारा ऑक्सीजन दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। अलग अलग हिस्सों में बढ़ने के बाद ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये पूरी तरीके से हमारा ब्लड से भरा हुआ होता है। हालांकि देखिए आपके क्लास में अभी एनसीईआरटी का बुक यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें मेनली जो है ना यहाँ पे और सारे भी फंक्शन होते हैं, जैसे एल्वियोली होता है, ब्रोंकस होता है, बहुत सारे अलग अलग चीज होता है। लेकिन आपको अभी फिलहाल क्लास 7th में चीज नहीं पढ़ना है, फिलहाल अभी आप ये समझिए क्लास 10th का टॉपिक है ना, एल्वियोली, ब्रोंकस, ये सारा चीज आपका जो है क्लास हेमोग्लोबिन, ये सब क्लास 10th का बात है। लेकिन फिलहाल अभी आप समझ लीजिए क्या कि जब ऑक्सीजन आपका यहाँ से इसमें जाता है, रेड वाले में जाता है, तो वो ब्लड से पूरा भरा हुआ होता है। तो ब्लड उस ऑक्सीजन को सेल तक लेकर जाएगा, सेल को दे देगा, और बदले में ब्लड क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, और जिस रास्ते से ऑक्सीजन आया था उसी रास्ते से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। यही तो है इसमें, और कुछ है क्या इसमें? नहीं, इसमें कुछ अलग नहीं है। फिर उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा, रिब के बारे में पढ़ा आपने। रिब क्या है, एक हड्डी है जो कि आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और इनके बीच में, दोनों लंग्स के बीच में जो नीचे में हमारा हिस्सा होता है उसी को हम लोग कहते हैं डायफ्राम। और ये डायफ्राम हड्डी का बना हुआ नहीं होता, ये मसल्स का, चमड़े का बना हुआ होता है ना। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि जब आप सांस लेंगे तो आपका चेस्ट फूलेगा और डायफ्राम आपका नीचे जाएगा, लेकिन जब आप सांस छोड़ेंगे, जब आप सांस छोड़ेंगे उस समय पे आपका चेस्ट चिपकेगा, यानी कि नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा और डायफ्राम आपका ऊपर आ जाएगा। यही चीज़ था इसमें, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इसका ये डायग्राम तो आपके बुक में बना ही हुआ है, तो इसको बनाने की आप, लेकिन हाँ प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको बनाने के लिए आना चाहिए, है ना। चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आपको भी समझ में आ गया होगा। तो यदि कहीं पे कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और दोबारा हम लोग चलेंगे अपने स्क्रीन पे, है ना, क्योंकि स्क्रीन पे ये होता है कि आप लोगों को नोट्स मिल जाता है, और जो डायग्राम समझने वाला होता है बोर्ड पे, उसको हम लोग बोर्ड पे भी समझ लेते हैं, है ना। तो दोबारा हम लोग चलेंगे अपने स्क्रीन पे और वहाँ पे कुछ और बेहतर चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।